हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 20 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पर हम कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा बता दूं गाइस, हमने जीके की जुगाड़ स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है पटवारी के लिए। और गाइस उस वीडियो से जो भी वीडियोस वहां पर डाली जा रही हैं उनसे आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस आए। आज भी 2 से 3 क्वेश्चंस वहां से देखने को मिलेंगे जो कि आपको यहां पर बताऊंगा। क्लियर है। और इसके अलावा हम इससे पहले के भी जो एनालिसिस है उनकी भी पीडीएफ प्लेलिस्ट बना दी है, तो उनको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पटवारी की टेस्ट सीरीज है, इसका भी डेमो चेकआउट कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस यहां पर हम कवर करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम जीके और करंट अफेयर से। वैसे करंट अफेयर और एमपी जीके भी काफी ज्यादा देखने को आज मिला है। बात करें देखिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, तो एमपी जीके के जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं 10 से 12 नंबर के जो क्वेश्चंस आए हैं ये आपके आए हैं एमपी जीके से। तो आप देख लीजिएगा कितना ज्यादा आपका एमपी जीके पूछा रहा है। आबकारी के एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था और यहाँ पर भर भर कर मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, मतलब 50% आप मान लीजिएगा कि एमपी जीके आ रहा है। क्लियर है। अब हम पहला क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेहर माता का मंदिर कहां पर स्थित है। कल वाली वीडियो अगर आपने देखी थी तो हमने बताया था मेहर से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, चित्रकूट से रिलेटेड। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर आपने देखा था तो 110% आपने सही कर दिया होगा। क्लियर है। तो मेहर माता का जो मंदिर है मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर में स्थित है। पवित्र मां शारदा मंदिर है ये, और मध्य प्रदेश के सतना जिले के ग्राम मेहर में स्थित है। यह मंदिर त्रिकूट पहाड़ी पर है। त्रिकूट बेसिकली इसको बोला जाता है। तो ये त्रिकूट जो पर्वत है, त्रिकूट के नाम से जाना जाता है। इसके 600 फीट की ऊंचाई पर ये जो पहाड़ी है, ये मंदिर है बना हुआ है इस पर्वत पर। यह तमसा नदी के तट पर चित्रकूट, माफ कीजिएगा, त्रिकूट पर्वत की पर्वतमालाओं के मध्य में है। एक और चीज मैं बता दूं, ये जो त्रिकूट पर्वत है, ये क्वेश्चन बना था कि मेहर में जो शारदा माता मंदिर है सतना में, ये किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ये आपका कांस्टेबल पे बना था, त्रिकूट पर्वत के पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया या देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह है ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पीठ सतयुग के प्रमुख अवतार नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से भी विख्यात है। और आलाखंड के नायक आला और उदल दोनों भाई मां शारदा के अनन्य उपासक थे। ये मेहर के कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो मां शारदा देवी का मंदिर यहाँ पर है, आला देव मंदिर यहाँ पर है, आला देव और ओइला मंदिर है, गोला मठ मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। तो ये सभी मंदिर मेहर में है। इसके अलावा मेहर जो है मध्य प्रदेश की अलाउद्दीन जो खान इनकी कर्मस्थली रहा है। तो याद रखिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खान के सम्मान में मेहर सतना में प्रतिवर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी आपसे पूछी जाए तो ये मेहर ही है, जो कि सतना जिले में है। और अलाउद्दीन खान भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ है। संगीत के मेहर घराना बेसिकली ये जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खान ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के मेहर घराने को पूरी तरह से नया आकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मध्य प्रदेश में राम जी ने अपना वनवास कहां गुजारा था। ये क्वेश्चन बना है, चित्रकूट आपका सही जवाब रहेगा। भगवान राम और सीता ने अपने वनवास के 12 वर्ष यही बिताए थे। कल वाली वीडियो में चित्रकूट वाला हमने कवर किया था, किस नदी के किनारे स्थित है। उस वीडियो में हमने पहला और ये दूसरा दोनों क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए थे। क्लियर है। तो 12 वर्ष इन्होंने यहीं पर बिताए थे और जहां पर ऋषि अत्रि और सती अनसुईया ने तपस्या की थी। देखिए यहाँ पर आज जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, काफी रिलेटिव क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर इनका वनवास पूछ लिया है, फिर पांडवों का पूछ लिया है। इसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व भी 2 पूछे हैं और साक्षरता दर से रिलेटेड भी कम ज्यादा 2-2 क्वेश्चंस बने हैं। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस बन रहे हैं। कई सारे लोग तो यकीन ही नहीं करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट हम कंफर्म करके लाए ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके एग्जाम में बने हैं। चित्रकूट धाम मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन कल बना था आपका। और यहाँ देखिए एक समय यहाँ अशोक के काफी पेड़ हुआ करते थे, जिसके कारण इस स्थान का नाम चित्रकूट पड़ा था। चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। संतों की नगरी इसको कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को चित्रकूट में ही जन्म दिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसीदास का जन्म जो हुआ था ये चित्रकूट में हुआ था। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में फैली उत्तर विंध्य पर्वत श्रृंखला में ये चित्रकूट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए गाइस, ये जो एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हैं इसको आप जरूर से कवर किया करें, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सही जवाब रहेगा जबलपुर की। साक्षरता दर में पहले नंबर पर जबलपुर है। सर्वाधिक साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है जबलपुर है। 81.1% यहाँ की साक्षरता दर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो यह अलीराजपुर है। यहाँ की साक्षरता दर है 36.1%। उच्चतम पुरुष साक्षरता यानी पुरुषों की सबसे अधिक साक्षरता दर वाला यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो ये जबलपुर और इंदौर है, 87.3% है। न्यूनतम की बात करें तो ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला तो अलीराजपुर है, 42% है। इसके अलावा क्वेश्चन और बनते हैं कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये भोपाल है, 74.9% साक्षरता है महिलाओं की यहाँ पर।
और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है ये अभी आपका अलीराजपुर है, 30.3% है। 2011 में मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 69.32% थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया मध्य प्रदेश की साक्षरता दर वाला, पहले भी पूछा जा चुका है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले ही आपको कवर करवा दिए थे ये सारे, अगर आपने वीडियो देखा तो होगा तो आपको पता होगा। और अगर बात करें 2021 में तो इसमें 63.7% थी। मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर जो है ये 69.94% है। शहरी साक्षरता दर 82.85% है। 2011 में महिला साक्षरता दर 60% थी और पुरुष साक्षरता दर जो है यह है 80.5%। तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है। अगला क्वेश्चन बना है गाइस, देखिए तवा बांध पर जाने के लिए कौन से जिले से होकर जाना पड़ता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपको आई थिंक ऑप्शंस देखकर ही क्लिक कर पाएंगे। क्लियर है? तो ऑप्शंस आप जरूर से बता दीजिएगा, ऑप्शंस हमें नहीं मिले हैं इसके क्या ऑप्शंस दिए थे, आप कमेंट में कमेंट करके ऑप्शंस जरूर से बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस थे। क्लियर है? डिटेल कवर करें तो देखिए तवा बांध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तवा नदी पर यह बना हुआ है, एक बांध है ये, और तवा बांध का निर्माण 1958 में शुरू हुआ था, 1978 में ये पूरा हुआ था। बांध से होशंगाबाद हरदा जिले में सिंचाई के लिए पानी मिलता है। तवा जलाशय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा बनाता है, यानी कि इन दोनों की पश्चिमी सीमा ये बनाता है। एक और चीज मैं आपको कवर करवा दूं आपको, सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका होशंगाबाद में, और बोरी जो वन्यजीव अभयारण्य है ये भी आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। देखिए 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तवा बांध से विस्थापित हुए लोगों को जलाशय के लिए मछली पकड़ने का अधिकार देने का फैसला किया था। तो ये 1996 में दिया था। तवा बांध की कुल लंबाई ये 1322 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रानी की पत्नी माफ कीजिएगा, रावण की पत्नी मंदोदरी का संबंध किस जिले से है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। रावण की पत्नी मंदोदरी का जो संबंध है ये मंदसौर से, मंदसौर आप याद रखिएगा। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर इसको कहा जाता था, दसपुर याद रखिएगा। और मंदसौर को प्राचीन काल में दसपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ भी कहा जाता है कि यह नाम रावण की पत्नी मंदोदरी से उत्पन्न हुआ है, और प्राचीन नाम जो दसपुर है ये उनके पति दशानन के नाम पर रखा गया। रावण का दूसरा नाम दशानन है तो उसके नाम पर ही दसपुर इसका नाम रखा गया था, और मंदसौर जो रखा गया है मंदोदरी के नाम से उत्पन्न हुआ है। क्लियर है? और जन स्मृतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की जो है राजकुमारी हुआ करती थी। राजस्थान के मंडोर से भी इनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के मंडोर शहर को राक्षस राजा रावण की पत्नी मंदोदरी का गृह नगर माना जाता है, गृह नगर माना जाता है। तो गृह नगर में इसको आप याद रखिएगा। और मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र में रावण की लगभग 20 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो मंदसौर की जो महिलाएं हैं ये रावण का वो कुछ बोला जाता है, एक वर्ड रहता है, तो उस चीज को आप थोड़ा सा रिसर्च करके देख लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको बता देता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पांडव ने अपना अज्ञातवास कहां पर बिताया था? तो पांडव ने अपना अज्ञातवास जो बिताया था ये पंचमढ़ी में बिताया था। पंचमढ़ी मान्यता है कि पंचमढ़ी या पंचमढ़ी पांडवों की 5 गुफाओं से बना है, 5 गुफाओं से बना है ये, पांडवों की 5 गुफाओं से। और कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान ज्यादा समय यहीं पर बिताया था। और यहाँ मौजूद ये जो गुफाएं हैं पांडवों ने महाभारत काल में अपने वनवास के दौरान इनको बनवाया था। क्लियर है? तो ये गुफाएं यहाँ एक ऊंचे पर्वत शिखर पर मौजूद है। क्लियर है? इसके अलावा गाइस एक और यहाँ पर फैक्ट मैं आपको कवर करवा दूं, पांडवों ने वनवास पूरा कर अज्ञातवास के लिए शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद के लखबारिया गांव को समय के लिए चुना था। क्लियर है? समय के लिए। और महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय शहडोल जिले के बुढ़ार क्षेत्र के अंतर्गत लखबारिया गांव में बिताया था। तो यहाँ पर कुछ समय बिताया था, बट पंचमढ़ी में इन्होंने इसका अज्ञातवास का ज्यादातर टाइम यहीं पर व्यतीत किया था। तो आई थिंक ऑप्शन में आपको पंचमढ़ी ही मिला होगा, जो कि सभी लोगों ने आपने क्लिक भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बुरहानपुर में किसका मकबरा है? तो बुरहानपुर में वैसे तो कई सारे मकबरे देखने को मिलते हैं, बट जो फेमस है वो मैं आपको बता दूं। बुरहानपुर में 2 मकबरे हैं, एक मुमताज का मकबरा है। मुमताज कौन थी? मुमताज महल, जो शाहजहां की बेगम थी, पत्नी थी। क्लियर है? तो याद रखिएगा मुमताज महल का मकबरा है यहाँ पर, और शाहनवाज खान का मकबरा भी यहीं पर है। अब इन दोनों में से या तो दोनों होंगे ऑप्शंस में, या एक दे रखा होगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में मुमताज महल का मकबरा स्थित है। वहां 5वें मुगल सम्राट शाहजहां की प्यारी पत्नी थी। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट ने एक विशाल उद्यान शह सिंह जो हिरन बेसिकली है हिरन पार्क के रूप में अहू खाना का निर्माण करवाया था, जिसको मुमताज का मकबरा बोला जाता है। तो ये यहाँ पर करवाया था 16वीं शताब्दी में। शाहनवाज खान की बात करें तो मकबरा उतावली नदी के किनारे है ना, शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर काले पत्थरों से बना है। उतावली नदी है यहाँ पर, कहाँ पर? क्वेश्चन बन सकता है कि बुरहानपुर में उतावली नदी कहाँ पर है? तो बुरहानपुर में है। शाहनवाज खान का मकबरा यहीं पर है। और ये जो मकबरा है मुगल काल की एक शानदार खूबसूरत इमारत है। इस मकबरे का निर्माण चौकोर है, जिसके चारों ओर बरामदे बने हैं। मकबरे के चारों कोने कब्र के बोर्गियों और छतरियों से बने हुए हैं। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा। और मुमताज महल के बारे में एक और चीज में कवर करवा दूं,
देखिए मुमताज जो महल है ये शाहजहां की पत्नी थी, क्लियर है। और इनका जो निधन हुआ था, इनकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु, ये बुरहानपुर में हो गई थी और यहीं पर इनको पहले दफना दिया गया था, क्लियर है। तो यहाँ पर इनको पहले दफना दिया गया था, उसके बाद में इनकी जो दफनाया गया था तो उसको वहां पर आगरा में ले जाया गया ताजमहल के लिए, और वहां पर फिर उनकी कब्र पर क्या बनवाया गया, ताजमहल बनवाया गया। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि मुमताज जो महल है इनका पहला पहला जो मकबरा है ये कहां पर है, तो ये आपका बुरहानपुर में है, आप देख लीजिएगा एक बार। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा या कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, दो क्वेश्चन इससे बने हैं, मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये पॉइंट आप काट दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है ये कौन सा है, तो ये अलीराजपुर है। अलीराजपुर जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जो जिला है ये साक्षरता दर में सबसे कम वाला जिला है, यानी सबसे कम साक्षरता जो दर है ये अलीराजपुर की है। और इससे पहले हम आपको जबलपुर वाला कवर करवा चुके हैं जहाँ की सबसे अधिक है। ये दो क्वेश्चन आपके बने हैं। अलीराजपुर को भारत का सबसे गरीब शहर माना जाता है, जहाँ 70% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। और यह 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर में महिला साक्षरता दर 31% है और पुरुष साक्षरता दर 43.6% है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल साक्षरता दर ऑलरेडी हम आपको करवा चुके हैं 69.32%, और मध्य प्रदेश में जबलपुर की जो साक्षरता दर है ये सबसे अधिक है, सबसे कम है अलीराजपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और ये सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियों और घाटियों पर बसा हुआ है। 1999 में एक संरक्षण क्षेत्र के रूप में इसको बनाया गया था और 2009 में यूनेस्को द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया। तो पंचमढ़ी को भारत सरकार के द्वारा 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सरकार ने कब घोषित किया था, तो 1999 में, और यूनेस्को ने 2009 में इसको यूनेस्को एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको नामित किया था। और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है आपका ये संरक्षित क्षेत्र है और होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में विस्तृत फैला हुआ है। अचानकमार जो अभ्यारण्य है ये आपका यहीं पर देखने को मिलता है। तो अचानकमार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य में पहले अमरकंटक को 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। कहां पर है ये भी मध्य प्रदेश में है, अचानकमार जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। तो ये बेसिकली 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। और ये जो पंचमढ़ी को दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया है, ये भी आप स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं। इसके अलावा पन्ना, देखिए मध्य प्रदेश में टोटल 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी, इसके अलावा अचानकमार, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और नेक्स्ट है आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, क्लियर है। तो पन्ना को भारत सरकार द्वारा 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। सही जवाब रहेगा डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपका भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, डिब्रू सैखोवा इसका नाम है। ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला और सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 1986 में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, हो सकता है अगला क्वेश्चन यही आपका बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया था। और इसकी असल वजह क्या थी बंगाल विभाजन की, तो बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना और एकता को तोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। लॉर्ड हार्डिंग इनका नाम है और इन्होंने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। तो बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मंदसौर में वही तीर्थस्थल में किसकी प्रतिमा है। देखिए ये जो वही तीर्थस्थल नाम दिखाई दे रहा है आपको, ये वही जो है ये एक तीर्थस्थल का नाम है जिसको वही तीर्थस्थल बोला जाता है, क्लियर है। तो इसमें किसकी प्रतिमा है ये क्वेश्चन आपका बना है। पार्श्वनाथ आपका सही जवाब रहेगा। श्री वही तीर्थ स्थल है ये आपका जो कि मंदसौर में है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आपके बनते हैं। वही पार्श्वनाथ मंदिर है, वही स्थित एक तीर्थस्थल की स्थापना राजा संप्रति ने की थी। तो वही स्थित एक तीर्थस्थल है, वही तीर्थस्थल के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ भगवान वही पार्श्वनाथ की काले रंग की प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। तो आई थिंक यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मंदसौर में किस तीर्थस्थल में किसकी प्रतिमा है। इसके अलावा और भी तीर्थस्थल है यहाँ पर, कुकड़ेश्वर जैन तीर्थस्थल है और इसके अलावा पारासली तीर्थस्थल और श्री नागेश्वर तीर्थस्थल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गाइस सबसे फेमस यहाँ पर है पशुपतिनाथ
भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर यहाँ पर है शिवना नदी के तट पर। तो ये मंदसौर जिले में स्थित प्रमुख आकर्षण है और पूरे विश्व की एकमात्र अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा वाला पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है। पहले आपसे क्वेश्चन बन चुका है कि जो मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है इसमें प्रतिमा के कितने मुख है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। अष्टमुखी प्रतिमा है, याद रखिएगा। चारों दिशाओं में मंदिर के दरवाजे हैं, क्लियर है, और प्रवेश द्वार केवल पश्चिम दिशा में यहाँ पर खुलता है। मंदिर में 7.5 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। तो पशुपतिनाथ मंदिर में जो शिवलिंग की ऊंचाई है ये 7.5 फीट है। ये भी आपका कांस्टेबल में क्वेश्चन बना है। प्रतिमा के ऊपर से देखिए, प्रतिमा के ऊपर के 4 मुख शिव के हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, अधेड़ावस्था और वृद्धावस्था को ये प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि राफेल नडाल ने किसको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता। तो ये डेनियल मेदवेदेव को हराया है इन्होंने। राफेल नडाल ने 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है ये डेनियल मेदवेदेव को हराकर इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा इनके बारे में। राफेल नडाल स्पेन के हैं और ये डेनियल जो है ये रूस के हैं। इनको हराकर ग्रैंड स्लैम सीजन ओपनर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब 2022 इन्होंने जीता है। और राफेल नडाल ने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के साथ 3 तरफा बराबरी की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि प्रादेशिक और अंतरराज्यीय विवाद को कौन सुलझाता है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्साइज ड्यूटी कौन सा कर है। तो एक्साइज जो ड्यूटी है ये अप्रत्यक्ष कर होता है। एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। सरकार यह कर कुछ उत्पादों की बिक्री जैसे लाइसेंस और उत्पाद पर लगाती है। भारत की केंद्र सरकार एक्साइज इसको बेसिकली बोला जाता है, आबकारी से रिलेटेड है ये। तो एक्साइज ड्यूटी लगाती है ना। तो ये भारत की केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकार कुछ उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी भी जमा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बुरहानपुर के किले में कौन सा राजा राज्यपाल गवर्नर कहलाता था, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, हमने डिटेल आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश की है। देखिए बुरहानपुर जो है खानदेश की राजधानी था और इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान थे मलिक अहमद के पुत्र नासिर, इसके द्वारा बसाया गया था। और अकबर ने 1599 में बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया था। अकबर ने 1601 में खानदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया और शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज की सन 1631 में यहीं पर मृत्यु हुई थी। क्लियर है। मराठों ने बुरहानपुर को अनेक बार लूटा और बाद में इस प्रांत से चोट वसूल करने का अधिकार भी मुगल सम्राट से प्राप्त कर लिया। बुरहानपुर से ही देखिए बुरहानपुर में ही मुगल युग की अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध अकबरी सराय यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका इस तरह का है, इन्वेस्ट विकास बोर्ड कब लागू हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, ये ऑप्शन इस तरह से आपको दे रखे थे। अब क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सही जोड़ी आप मिलाइए, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा था। अब यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर आपको सन दे रखे थे अलग अलग, उनको आपको मिलाना था। गाइस यहाँ पर हमने आंसर आपको बताने की कोशिश की है। बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये हुआ था 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था 1885 में। वर्साई की संधि हुई थी 1919 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। आई थिंक यही आपको मिला होगा, जो कि आपको इनसे सही से मिलाना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चंद्रशेखर आजाद गुफा कहां पर है। ये हमने जो गुफा वाला वीडियो दिया है मध्य प्रदेश की गुफाएं, ये वो जो वीडियो दिया है आपको उसमें हमने कल ही कवर करवाया है आपको। अगर आपने देख लिया है तो आपका 1 नंबर यहां से कंफर्म हो चुका है। गाइस ऐसे 3 से 4 क्वेश्चंस बता चुके हैं जो हम ऑलरेडी कवर आपको अभी करवा चुके हैं, एग्जाम स्टार्ट हुई उसके बाद में ही। टीकमगढ़ आपका सही जवाब रहेगा। चंद्रशेखर आजाद गुफा टीकमगढ़ में है, सतार नदी के तट पर स्थित है और ऐतिहासिक गुफा ये है। इसके अलावा रतलाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है और बांध से रिलेटेड जो तवा नदी का बना था वो हमने आपको बता दिया है। ये आपका जीके का मैटर है, पूरा जितना भी कंटेंट है हमें मिला है हमने आपको पूरा बता दिया है। हमारी टेस्ट सीरीज है पटवारी, जेलपरारी, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। बात करते हैं अब हम साइंस की। साइंस में पहला क्वेश्चन बना है एड्स कौन पर कौन सी कोशिका पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये टी कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ता है और इनको CD4 भी बोला जाता है। क्लियर है। तो टी कोशिका या CD4 कोशिका या तो ये अलग अलग होती है या फिर एक ही होती है, आप देख लीजिएगा। तो एड्स होने पर जो कोशिका होती है इन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये CD4 जो कोशिका होती है ये नष्ट होती है एड्स होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है एथेनोइक एसिड से, क्या क्वेश्चन बना है एग्जैक्ट नहीं मिला है। ये जो एथेनोइक एसिड होता है लाल चींटियों में पाया जाता है और इसका उपयोग पशुओं के चारे में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो ये एम्पियर होता है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे अमीटर बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं, तो ये चूना पत्थर को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक रासायनिक यौगिक है, इसका सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है मरकरी से, क्वेश्चन पूछा गया आपसे पारा से। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बना है निम्न में से किसमें कार्बन पाया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और उपरोक्त सभी। इस तरह से ऑप्शंस आपको मिले थे, आपका सही जवाब हीरा, ग्रेफाइट, कोयला यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्लियर है। पृथ्वी की सतह पर
यह स्वतंत्र रूप से कोयले, हीरे और ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। कौन? कार्बन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एथेनोइक एसिड का सूत्र क्या है? अभी हमने आपको रिकॉल करवाया है चीजें, यहीं पर बताया है स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये वाला एथेनोइक एसिड वाले क्वेश्चन में। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा, ऐसे एथेनोइक जो एसिड का सूत्र है ये है CH3COOH, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पोटेशियम लेने से कौन सी बीमारी होती है? तो हृदय रोग होता है, स्ट्रोक, दिल का दौरा पड़ने जैसी समस्या होती है अपर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पोटेशियम लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो ये आंवले में पाया जाता है। इसके अलावा संतरा और नींबू में भी विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, नमक आप भोजन के रूप में लेते हैं तो वह क्या है? ये खनिज लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर में नेटवर्क से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, नेटवर्किंग से। इसके अलावा मेमोरी से 1 से 2 क्वेश्चंस बने हैं आपके। फायरवॉल जो होता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर के पिता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कौन सी भाषा हाई लेवल भाषा है? तो C++, जावा, पाइथन और C#। ये जो भाषा है ये हाई लेवल भाषा मानी जाती है। डेटाबेस से आपका क्वेश्चन बना है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये मिनी कंप्यूटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। MS एक्सेल से क्वेश्चन बना है, MS वर्ड से आपके क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा एक वर्ड दे रखा था आपको कि WWTT, इसका पूरा नाम क्या है? क्लियर है? तो WWT का पूरा जो नाम है ये वर्ल्ड वाइड टेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो ये क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म इसकी पूछी गई, और एक और आपसे फुल फॉर्म पूछी गई, वो वर्ड याद नहीं रहा, हो सकता कुछ अलग हो या कुछ लंबा चौड़ा हो, तो इसलिए याद नहीं रहा है। आप देख लीजिएगा, पूरे जितने भी लिस्ट हैं कंप्यूटर में, जितने भी शॉर्ट फॉर्म होती है उनको आप एक नजर देख लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हिंदी से। देखिए हिंदी अगर हम बात करें तो उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, संधि से क्वेश्चंस बने हैं, समास से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलंकार से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं, रस से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, संज्ञा से क्वेश्चंस बने हैं आपके, पर्यायवाची से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लोकोक्तियों से क्वेश्चंस आपके बने हैं। इसके अलावा मुहावरे से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। स्पेस अलंकार से क्वेश्चंस बने हैं, माफ कीजिएगा श्लेष अलंकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अनुप्रास अलंकार से क्वेश्चन पूछा है आपका, तत्सम से और कारक से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मैनेजमेंट की बात करेगा तो साझेदारी से क्वेश्चंस बने हैं, हेनरी फेयोल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, FW टेलर से रिलेटेड उनकी परिभाषा या तो कथन दे रखा था या परिभाषा दे रखी थी, इस तरह से आपके क्वेश्चंस बने हैं। आधुनिक प्रबंध कौन से है? इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए। मार्केटिंग से आपके क्वेश्चन बने हैं, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, और अभी हमने आपको बताया कथन और परिभाषाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं, इसको आप एक नजर देख लीजिएगा। इसके अलावा बात करें इंग्लिश में तो नरेशन से 4 क्वेश्चंस बने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चंस बने हैं आपके, पैसेज से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिनोनियम से 1 से 2 क्वेश्चंस बने, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। बात करें अब मैथ्स में तो एवरेज यानी औसत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस से 5 से 6 क्वेश्चंस आपके बने हैं, माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, पाई चार्ट से क्वेश्चन डेली बन रहे हैं, और क्रिकेट वाले जो औसत में क्वेश्चंस बन रहे हैं ये क्रिकेट और बॉलिंग वाले बन रहे हैं, तो इनको आप एक नजर देख लीजिएगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस पूछे गए, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, सरलीकरण से 5 से 6 क्वेश्चंस बने हैं, ग्राफ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लाभ हानि से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सांख्यिकी से क्वेश्चंस बनने लगे हैं, डीआई से क्वेश्चंस बनने लगे, त्रिभुज से क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2D 3D से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस है इस तरह के त्रिभुज से पूछे गए। इसके अलावा परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछे गए, प्रायिकता से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। रीजनिंग में बात करें कोडिंग डिकोडिंग से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले ही दिन से आपके, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं, और मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस भी आप धीरे धीरे देखने को मिले हैं। घड़ी वाले 1 से 2 क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आए, अल्फाबेटिकल सीरीज से लगातार क्वेश्चंस बन रहे, पजल वाले क्वेश्चंस बन रहे, और कथन निष्कर्ष से 1 से 2 क्वेश्चंस मिले, नंबर सीरीज से भी लगातार क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। गाइस यहाँ पर जितने भी आपके एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछा गया डेटा है वो पूरा आपको बताया है, A to Z चीजें सारी डिटेल के साथ बताइए, पूरे के पूरे क्वेश्चन एज इट इज आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आप आगे की जो शिफ्ट में आपके एग्जाम है तो आप पहले ही अपडेट हो जाए उस चीज से कि कहां से कितना क्या कंटेंट आ रहा है, उस तरह से आप चीजों को पहले ही कवर कर पाए। क्लियर है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो गाइस ये प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप एप्लीकेशन पर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, आप फॉलो करेंगे आसानी से आपको मिल जाएगी। पर देख लीजिएगा, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।